वर्ल्ड अस्थमा डे है, हर साल मई महीने की जो प्रथम मंगलवार को है हम लोग वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़। बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कल उसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या उद्देश्य है, कैसे आप लोग अवेयर कर रहे हैं? इस बार जो वर्ल्ड अस्थमा डे का जो थीम है वो है अस्थमा केयर फॉर ऑल। बेसिकली अस्थमा का जो मेन ट्रीटमेंट है वो इन्हेलर थेरेपी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समाज तक पहुंचाना है। ओरल ड्रग्स जो मुंह से खाने वाली दवाएं हैं उनका यूज प्रतिबंधित करना है। हर अस्थमा के पेशेंट को इन्हेलर देना है। इन्हेलर जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसकी कोई हैबिट नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सारे अस्थमा के पेशेंट को इन्हेलर लेना चाहिए, ना कि ओरल ड्रग्स। सर, अस्थमा की क्या वजहें होती हैं और कैसे शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो जेनेटिक होता है। कई बार अस्थमा जेनेटिक होती है, फैमिली में आपको हिस्ट्री मिल जाएगी एलर्जी और अस्थमा की। बाकी जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, एलर्जन का एक्सपोजर है, जैसे धूल है, धुआं है, ठंडी चीज़ों के बार बार एक्सपोजर है, पोल्यूशन है, इन सब वजहों से भी पेशेंट को अस्थमा हो सकती है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम अस्थमा हो गया, क्या सिम्टम क्या लक्षण होते हैं? जो मुख्य लक्षण अस्थमा के हैं वो खांसी आना, बार बार सांस फूलना, छाती में भारीपन रहना, कभी कभी रात में या सवेरे छाती से साय साय की आवाज़ आना या सीटी की आवाज़ आना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। कफ, खांसी, बलगम और सांस फूलना, ये मुख्य लक्षण है बेसिकली। सर, अस्थमा क्या क्यूरेबल है पूरी तरह से? देखिए, अस्थमा पूरी तरह से क्यूरेबल तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है। अगर आप प्रॉपर इन्हेलर लेते हैं तो अस्थमा से आप बिल्कुल फ्री रह सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन एंड विदाउट एनी चांसेस ऑफ डेथ। तो दवाओं के अलावा और क्या क्या जो है एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको जो ठंडी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है, डस्ट अवॉइड करना है, पोल्यूशन अवॉइड करना है। साथ ही साथ साल में एक बार जो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है वो लगवाना है। और अपना अगर आप अस्थमेटिक हैं तो आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, इन्हेलर लेते रहिए। अस्थमा एक ऐसी बीमारी जो कि एलर्जिक होती है, मेन रूप से एलर्जिक, जिसमें सांस की नलियों में सूजन आता है। हमारी जो मेन रूप से सांस की नलियाँ नॉर्मली होती हैं ये इस तरह होती हैं। और जब अस्थमा होता है, जब कोई व्यक्ति किसी कारक जिससे अस्थमा उत्प्रेरित होता है उसके संपर्क में आता है तो हमारी सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, तो वो इस तरह के कंडीशन में पहुंचता है। जब एक्सपोजर और ज़्यादा होता है, पेशेंट ट्रीटमेंट कायदे से नहीं कराता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता है, इधर उधर से थोड़ा बहुत ओरल मेडिसिन लेता रहता है, तो प्रॉब्लम उसकी बढ़ने लगती है। फिर धीरे धीरे जो सांस की नलियों में सूजन होती है वो भी बढ़ने लगता है और सांस की नलियों में संकुचन भी होने लगता है। सूजन भी होता है, संकुचन, जिससे मरीज़ की स्थिति और भयानक हो जाती है और ख़तरनाक हो जाती है। ऐसी स्थिति में मरीज़ को भर्ती करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो अस्थमा में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि पेशेंट जो होता है इन्हेलर से यूजुअली अवॉइड करता है। लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि इन्हेलर से लेने लगेंगे तो उसकी आदत बढ़ जाएगी, या इन्हेलर के अलावा कोई और मेडिसिन ले लें, खाने की दवाई ले लें। तो खाने की दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। जो इन्हेलर्स होते हैं वो पूरी तरह से सेफ़ होते हैं और बहुत ही कम मात्रा में होती हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। सीधे हमारी जो सांस की नलियाँ होती हैं वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे काम करती हैं। जहाँ पे मेन रूप से हमारी समस्या होती है अस्थमा के पेशेंट को, वहाँ पे जाती है, काम करती है, तो पेशेंट्स को तुरंत आराम मिलता है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी उसका नहीं होता। इसलिए सारे पेशेंट्स को इन्हेलर लेना चाहिए। इन्हेलर सबसे सेफ़ और सुरक्षित चीज़ें हैं अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। देखिए, अगर आप अस्थमा की बात करें तो 4 सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो होते हैं अस्थमा के वो ध्यान में रखने वाले हैं। सबसे पहले, अगर गले से साय साय की आवाज़ आ रही है या सीटी जैसी आवाज़ आ रही है। दूसरी, छाती में जकड़न हो रही है। तीसरी, अगर लंबी खांसी चल रही हो। चौथी, अगर आपकी सांस फूल रही हो। अगर ये चारों सिम्टम हैं तो आप ये सोच लें कि हो सकता है कि आपको अस्थमा हो रहा हो और ज़रूर इसका चेकअप कराएं। इसका चेकअप कराने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है, जो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक पीएफटी की जांच कराता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फूक की जांच कराना, जिसमें कि सिकुड़न मिलती है और एक दवा से अगर रिस्पांस मिल जाता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि वो अस्थमा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस बीमारी से डरना नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि क्यूरेबल बीमारी है। तो अगर आप इससे डर गए तो ये आपको और ज़्यादा परेशान कर सकती है। बस आपको इसमें सावधानी बरतनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एलर्जेंस को समझिए, एलर्जेंस को ढूंढिए। एलर्जेंस को ढूंढने का क्या मतलब कि आप किस चीज़ से एलर्जिक हैं। फूड एलर्जीज बहुत कॉमन है, तो अगर आप ये देख लेंगे कि भाई कौन से खाने से हमको एलर्जी है या किस चीज़ से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको अवॉइड कर देंगे तो आपके ट्रिगर फैक्टर नहीं होंगे। बेसिकली हमको ट्रिगर फैक्टर देखना है, क्योंकि अगर ट्रिगर फैक्टर हो जाएगा तो आपको ये जो चारों सिम्टम है, ये चारों सिम्टम आपको बार बार परेशान करेंगे। फिर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट की बात में सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्हेलर थेरेपी है, मैं बताता हूँ कि इन्हेलर थेरेपी क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोली खाएंगे, गोली जाएगी पहले पेट में, वो पचेगी, उसमें कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं रिस्पांस आने में। इन्हेलर्स का रिस्पांस वो सीधे आपकी सांस की नली में जाएगा और वो तुरंत आपको इंस्टेंट रिलीफ दिला देगा। इसलिए भी इन्हेलर सबसे ज़रूरी है।
और जैसे जैसे सर लोग ने बताया कि ओरल थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इन्हेलर्स में बहुत कम डोज की दवा रहती है, लेकिन वो इतनी रहती है कि आपको वो आराम दिला दे। तो इन्हेलर्स से कभी डरना नहीं है। जैसे कि लोग ये बोलते हैं कि आपने हमारे बच्चे को शुरुआत से इन्हेलर दे दिया कि बच्चा बड़ा होगा उसको आदत पड़ जाएगी, हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, या जो भी चीज़ जो गांव में जो धारणाएं हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि इन्हेलर्स बहुत सेफ़ हैं और इन्हेलर्स ही एक ट्रीटमेंट है। अगर आप इन्हेलर्स नहीं देंगे तो अपनी बीमारी को आप बढ़ाएंगे, और जब ये बीमारी बढ़ेगी तो आप इसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे और आपको और परेशानी बढ़ती रहेगी। सर, कोविड के समय ये देखा गया था कि जो छाती के पेशेंट हैं, छाती रोग के, उनको बहुत वो हुआ था। क्या अस्थमा पर कोविड का कोई इम्पैक्ट पड़ा है आपको लगता है? देखिए, जैसे अगर आप कोविड की बात करें कि अस्थमा पे इम्पैक्ट पड़ा है, अस्थमा में सिकुड़न तो आ ही जाती है। तो जो कोविड का वायरस है, जब अगर आपको कोई अस्थमा के मरीज़ को अगर इफ़ेक्ट किया होगा तो उसमें उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो गई होगी। तो यही एक कारण था।